हेलो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो अगर आपको एग्जाम से पहले थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस बार पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे तो इट मेक्स द प्रिपरेशन जर्नी रियली इजी। तो इस सेशन में हम आई एंड आईएफएस के 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे एंड वी विल गेट टू नो कि क्या ये क्वेश्चंस फिर से इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आर देयर हाई चांसेस फॉर इट, और क्या इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे इन द अपकमिंग एग्जाम। साथ में जेआईबी एग्जाम के अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है, शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया एंड विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आई एंड आईएफएस के मॉड्यूल ए एंड बी से एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग 50 क्वेश्चंस एक्चुअली टू पार्ट्स में। आज हम पार्ट 1 मॉड्यूल ए एंड बी डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 लेटर ऑन विल बी कमिंग अप विद दैट। सी एंड डी मॉड्यूल्स में कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वी विल सी। दीज आर द 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द एग्जाम ऑलरेडी। ओके, तो अब अगर हम देखें कि किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में सिलेबस पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स से सबसे हाई वेटेज के हैं एंड अलोंग विद दैट अगर कोई आपको ये भी बता दे कि भाई ये क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एंड आपने उन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया एंड लेट्स से एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ही बढ़िया, इजंट इट, मजा आता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन जानना दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईबीएफ के जो जेआईबी के पेपर्स हैं वो ऐसे ही हैं कि टॉपिक्स या क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते जाते हैं, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया इन क्वेश्चंस का। ओके, तो ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए वो टॉपिक भी एक बार हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेशन में आई एंड आईएफएस का मॉड्यूल ए एंड बी को डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 1 एंड देन विल बी डूइंग पार्ट 2 लेटर ऑन। तो मॉड्यूल ए की बात करें तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें से खास तो नहीं, बट सेकंड चैप्टर में से सनराइज सेक्टर, इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में एंड बार बार पूछे गए हैं। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सनराइज सेक्टर। तो सनराइज सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में ग्रोथ का, अभी तो उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इफ यू सी द करेक्ट आंसर हियर इज इट इज वन दैट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी बट हैज हाई पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इसी तरीके से इट इज सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज एंड पर्पस ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में कहा गया है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है एग्रीकल्चर ये सब के थ्रू। Then sector that covers all those activities consisting varying degrees of processing, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के बारे में कहा गया है। तो बाकी चीजें भी अगर आगे एग्जाम में यू शुड बी एबल टू आंसर। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच इंडस्ट्री एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम लेस सक्सेसफुल अभी है, तो ये सनसेट सेक्टर का क्वेश्चन है। तो देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि इस बार सनसेट सेक्टर से क्वेश्चन आ जाए। अब अगेन देखिए जून 2024 में एक और क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू द सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर के फीचर्स अगर हम देखें तो ये ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत हाई पोटेंशियल है कि आगे जाकर ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल्स आर ग्रीन एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं इन द फ्यूचर। फार्मास्यूटिकल्स हो गया। तो ये सनराइज सेक्टर के कुछ फीचर्स है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एंड इस सेक्टर में काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है जाता है। तो सनराइज सेक्टर इज वन दैट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी बट हैज हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। द सेक्टर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय लो डिग्री ऑफ इनोवेशन। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो तो डेली इनोवेशन चल रहा है उसमें, तो लो डिग्री ऑफ इनोवेशन इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हाई इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी इज एन एग्जाम्पल, यस दिस इज राइट, बट रॉन्ग स्टेटमेंट ये सेकंड वाला है, लो ने हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वीनरी सेक्टर पर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ अक्टूबर 2023 इन जून में भी पूछा गया है, तो हर बार ही आता है ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन ये टॉपिक से। तो देर आर थ्री सेक्टर्स जो कि प्राइमरी हमने देख लिया, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको बनाया जाता है, लाइक क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, तो दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है एंड टर्शियरी सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये सर्विसेज में देर आर स्पेशल सर्विसेज लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड द क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, इन्हें
सब सेक्टर्स ऑफ टेरिशरी सेक्टर भी कहा जाता है। देन वी हैव अदर सर्विसेज विच आर रियली इंपॉर्टेंट टॉप डिसीजन मेकिंग के, और इन्हें ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो आपके बॉडी में सबसे टॉप डिसीजंस कौन लेता है? मेरे दिल सर, नहीं दिल नहीं, ब्रेन लेता है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी इज द क्वीनरी सेक्टर इसे कहा जाता है, ठीक है। लाइक वी हैव द ब्यूरोक्रेट्स, सीएम पीएम, ये सारे ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी में आते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ द क्वीनरी सेक्टर क्या है? कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, ये हो गया ए। और सेम थिंग जून में सिमिलर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी कौन सा सेक्टर है पूछा गया, तो सी, यहाँ पे क्वीनरी सेक्टर वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन है जहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में बोला गया है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नथिंग बट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर इतना है 10K है और उसका इनकम सिर्फ 5000 है, तो ऐसे केस में ये पूरा जो पार्ट है दिस इज द डेफिसिट, ठीक है, ये कमी है, तो उसको कहीं ना कहीं से बोरो करना है, तो उसको फाइनेंस करना है कहीं ना कहीं से, तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। देयर आर डिफरेंट सोर्सेस। नंबर 1 सोर्स वुड बी कि जो बजटरी सोर्सेस है, बजट में से पैसा निकाला जाए, इनकम जो आ रहा है उसको यूज किया जाए, तो बजटरी सोर्सेस। तो जनरली टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होता है, इट कैन यूज इट। सेकंड इज ये आरबीआई से जो कैश है वो विड्रॉ करे या फिर बोरो करे फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज इंक्लूडिंग पब्लिक या फिर आरबीआई, ठीक है, बट नॉट द प्राइवेट एंटिटीज। प्राइवेट एंटिटीज से बोरो किया बॉन्ड्स वगैरह जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फॉरेन असिस्टेंस, फॉरेन कंट्रीज से भी पैसा आता है। तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन ये फर्स्ट वाला बजटरी सोर्सेज से जो पैसा आ रहा है वो होता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट अ मेथड, तो प्राइवेट सेक्टर से लेना दैट इज नॉट अ वेरी प्रॉपर मेथड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग वी कैन से, सॉरी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया कंट्रीब्यूट द मोस्ट, सबसे ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग में इकोनॉमिक प्लान्स के लिए, इकोनॉमिक प्लान्स के लिए ही हम ये पैसा लेकर आ रहे हैं ना, तो एक्सपेंडिचर के लिए। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, ए वुड बी द राइट आंसर एज आई टोल्ड यू, एक्सप्लेन टू यू। Now next one more question, which among the following initiative launched by SIDBI to improve accessibility of credit and hand holding services to MSME? ठीक है, तो उद्यमी मित्र पोर्टल को लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा, ऑप्शन ए वुड बी राइट यहाँ पे, क्योंकि उद्यमी मित्र पोर्टल के थ्रू एमएसएमईस एंड बैंक्स को जोड़ा जा रहा है। बैंक्स आर गिविंग लोन्स, एमएसएमईस आर टेकिंग लोन, तो एमएसएमईस का मित्र, उद्यमी का मित्र यहाँ पे बना जा रहा है। अक्टूबर 2023 सिमिलर क्वेश्चन जून में उल्टा करके पूछा गया कि उद्यमी मित्र पोर्टल का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किसने किया है, तो सिडबी, बी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। हियर इफ यू सी 2023 में वन मोर क्वेश्चन, ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, प्रायोरिटी सेक्टर आर दो सेक्टर्स जिनको लोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक एग्रीकल्चर, बट कई बार इन सेक्टर्स में लोन सही से दिया नहीं जाता है, तो ऐसे केस में क्योंकि डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं, तो ऐसे केस में व्हाट शुड बी डन, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है ये फिक्स कर दिया गया आरबीआई के द्वारा कि आपको देना ही पड़ेगा। आप 100% लोन्स दे रहे हो तो उसमें से इतना परसेंटेज शुड गो टू दीज सेक्टर्स, तो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है। तो डिफरेंट बैंक्स का अलग अलग है, लाइक इफ यू सी डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स का, तो 40% ऑफ एएनबीसी एंड सीओबी, एएनबीसी इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, सीओबी ऑफ इज द क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट दैट अ बैंक इज डूइंग। तो इनके लिए 40% ऑफ द एंटायर अमाउंट है। एंड अगर हम देखें रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ओवरऑल टारगेट इज 75%, ठीक है, ओवरऑल टारगेट याद रखिएगा। अब ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है 40% में से 18% गोज टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड यहाँ 7% जो है माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइजेस में जाता है, एंड 12% गोज टू द वीकर सेक्शन। अब ये 18% एग्रीकल्चर में जो जा रहा है उसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 8% गोज टू द रेस्ट, ठीक है, इस तरीके से फॉर द क्लासिफिकेशन है। सेम आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी है, बट रीजनल रूरल बैंक्स का ये जो 12% वाला है उसमें 15 है, वीकर सेक्शंस को ज़्यादा परसेंटेज जो है जाता है, तो द सेम क्लासिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ देम। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ओवरऑल टारगेट पूछा तो 75, सेम थिंग जून में स्मॉल फाइनेंस बैंक का ओवरऑल टारगेट डी 75% इज द राइट आंसर। अब ये देखिए मई 2023 का, एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई of Indian government for a small enterprise, the investment in plant and machinery should not exceed dash and turnover should not exceed dash, ठीक है। तो एमएसएमईज का माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इस तरह के 3 साइजेस के एमएसएमईज होते हैं।
तो ये माइक्रो वाले जो हैं इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ एंड टर्नओवर 5 करोड़ आफ्टर ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट लेके कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखा जाता है। देन स्मॉल में होता है 10 करोड़ एंड देन 50 करोड़। सिमिलरली मीडियम में होता है 50 करोड़ एंड 250 करोड़ ऐसा, ठीक है। तो ये पहले के क्लासिफिकेशन थे, अब इनको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें 2.5 करोड़ है एंड इसका 4 टाइम्स इज द टर्नओवर 10 करोड़, ठीक है। ये बजट के बाद चेंजेस आए हैं, तो ऑब्वियसली ये अभी एग्जाम में शायद ना आए, बट ये हमें याद रखना होगा। तो सिमिलरली स्मॉल का अगर हम देखें तो 25 करोड़ एंड उसका 4 टाइम्स 100 करोड़। एंड अगर हम मीडियम का देखें 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 500 करोड़ का जो है इनका टर्नओवर। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन चेंज किया गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्मॉल का पहले वाला क्या है 10 एंड 50 करोड़, तो उसके हिसाब से सी शुड बी द राइट आंसर 10 एंड 50 करोड़। यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आया है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल 10 करोड़ अगर उनका इन्वेस्टमेंट है तो उनका कितना होगा जो टर्नओवर है, तो इट विल बी 50 करोड़। डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बार बार आता है। देखिए मई 2023 जून 2024 में भी। तो सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग प्लेसेस लाइक रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, ये सब आ जाते हैं। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर द सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल इसमें से क्या है पूछा हुआ है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बी शुड बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर सही जवाब होगा बी। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? नाउ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? हेल्थ केयर, डी शुड बी द राइट आंसर। जो एग्जांपल नहीं है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फिजिकल नेटवर्क से, बट हेल्थ केयर इज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च्ड इन इंडिया? तो इफ यू हैव गॉन टू दिल्ली, आप में से कितने लोग दिल्ली जा चुके हैं? तो दिल्ली गए होंगे तो आपको पता है कि स्टेशन से ट्रेन पकड़ के अगर आप आए हैं दिल्ली में, ट्रेन उतरकर इमीडिएटली आईएसबीटी में जाकर यू कैन गो बाय बस टू समवेयर, एंड आप मेट्रो पकड़ के आप एयरपोर्ट जाकर प्लेन के थ्रू कहीं जा सकते हैं। तो मल्टी मोड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है उस दिल्ली के रेलवे स्टेशन के सेंटर के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ से मेट्रो भी आपको मिल जाएगा एकदम ईजिली, अंदर से ही मिल जाता है। तो दैट इज़ द थिंग विथ दिस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ऐसे ही सेंटर्स पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश करने, ये चीज़ एम है इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो इनिशिएटिव है उसका, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो इसमें बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज दे हैव टू कोलैबोरेट, एंड इसमें वी कैन से कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से रिलेटेड मेन ये इनिशिएटिव है, ओके। और ये इनिशिएटिव में बुलेट ट्रेन, लॉजिस्टिक पार्क्स, फ्यूचर में ट्रेन को डेवलप करना, रोड्स को डेवलप करना, ऑल द काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है मेनली, उसको डेवलप करने से रिलेटेड ये लाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, ठीक है, गति साथी नहीं, गति शक्ति इनिशिएटिव, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव? पूछा जा रहा है। बुलेट ट्रेन है, लॉजिस्टिक पार्क, रेलवे, सब कुछ है। सो डी इज द राइट आंसर विच इज नॉट अ पार्ट, नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट भारतमाला परियोजना। तो ये पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव में 3 परियोजना है। रोड्स को डेवलप करने के लिए वी हैव द भारतमाला परियोजना, और पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए वी हैव द क्या होगा? सागरमाला परियोजना, ठीक है। एंड हाँ, जो हमारे रोपवेज है उनको डेवलप करने के लिए वी हैव द पर्वतमाला परियोजना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भारतमाला परियोजना किसको डेवलप करने के लिए? रोड्स। यहाँ भी भारतमाला परियोजना 2024 जून में पूछा हुआ है, ए रोड्स इज द राइट आंसर। नाउ 2023 का अक्टूबर का एक क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज? जो इकोनॉमिक फेलियर इंडिया में हुआ था ना 1991-92 में, तो क्या इश्यूज हुए थे जिनके वजह से ये हुआ था, जगदीश भगवती जी ने डिस्क्राइब किया है। तो इनमें से कौन सा वो कैटेगरी है? तो इकोनॉमिक फेलियर एक्चुअली हुआ था बिकॉज हमारी गवर्नमेंट जो है वो सही से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ट्रेड जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रही थी। सिर्फ यूएसएसआर, रशिया के साथ ट्रेड चल रहा था, किसी और कंट्री के साथ नहीं। एंड इंटरनल सिचुएशन भी काफ़ी टर्मोइल था। 1980s 90s में काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर आए गए, असैसिनेशंस हुए, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, तो दैट इम्पैक्टेड इन द इकोनॉमिक इश्यूज। ऑल्सो जो गल्फ वॉर चल रहा था एंड यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ था, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में बहुत वेरिएशन आ गया था एंड हमारे पास डॉलर्स बचे नहीं थे, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। तो मेनली इंटरनल सिचुएशन अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करना चाहती थी, प्राइवेट सेक्टर फॉरेनर्स को कुछ अलाउ नहीं कर रही थी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, जहाँ पर हम कई कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी सही से वो मैनेज नहीं कर रहे थे। ये 3 रीजन है।
इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड से तो आपका क्राइसिस नहीं आना चाहिए, ट्रेड बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, क्राइसिस नहीं। तो बी 2, 3 and 4 इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन इन जून, सो हियर आल्सो बी 2, 3 and 4 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड टू अचीव विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, यस। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, नहीं, इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने के लिए किया गया था। इन्फ्लेशन इज अ प्राइस राइज, उसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज आपका जो एक्सपोर्ट से अगर 10,000 है पर आप इंपोर्ट्स पे 20,000 खर्च कर रहे हैं तो द करंट अकाउंट डेफिसिट इज द रिमेनिंग 10,000। ओके, तो दिस इज द करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको कम करना है, मिनिमाइजिंग, यस। तो 1 and 3 ओनली, सी शुड बी द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन इन अक्टूबर 2024। नाउ जून में 2024 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। एफडीआई लिमिट, यानी कि अगर फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेट अस से देयर इज अ गन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और इसमें कोई एनिमी कंट्री का इन्वेस्टमेंट आ रहा है बहुत मेजर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को तो चेक करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना। तो दैट इज द थिंग, तो गवर्नमेंट रूट से चेक करते हुए इसे लाती है एंड रेस्ट्रिक्ट भी करती है कितना परसेंटेज से ज़्यादा आप उस पर्टिकुलर वेंचर में जो कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज एफडीआई। एफडीआई लिमिट अलाउड इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट बैंक का हमेशा ही पूछा हुआ है 74%, इसमें आपको 49% तक गवर्नमेंट जो ऑटोमेटिक रूट है, यानी कि गवर्नमेंट का खास चेक नहीं होता, उस रूट से लाया जाता है। ठीक है, बट 49% से ज़्यादा जैसे ही कोई इन्वेस्ट करने लगता है इन द प्राइवेट बैंक्स तो उसको गवर्नमेंट रूट से लाया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट अच्छे से इसको चेक करके तभी अलाउ करेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ कितना अलाउ किया गया, द आंसर अगेन इज 74%, ऑल ऑफ दैट थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, अब ये देखिए 3 टाइप्स ऑफ एफडीआई के बारे में पूछा हुआ है। एफडीआई अगर हम देखें देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ग्रीन फील्ड, जिसमें एफडीआई एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किए हुए वेंचर्स में किया जा रहा है। देन देयर इज ब्राउन फील्ड, ठीक है, लाइक मैकडोनल्ड्स का आलू टिक्की बर्गर इंडिया में आकर ही ये प्रोडक्ट बना, तो दैट इज ग्रीन फील्ड एफडीआई, उसमें इन्वेस्टमेंट जो गया दैट इज ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड इज दैट जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी लाइक रैनबैक्सी, उसको एक्वायर कर लिया गया है बाय सम अदर कंपनी, उस रैनबैक्सी का एक्वायर कर लिया गया था बाय द कंपनी डाइची सांख्यो। ठीक है, तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को कोई और एक्वायर कर ले। तीसरा है जॉइंट वेंचर, जिसमें हीरो एंड होंडा, ये दोनों ने कोलैबोरेट करके हीरो होंडा स्टार्ट किया, और इसमें ये था कि हीरो इज इंडियन कंपनी, होंडा इज अ Japanese company. Together they will share the resources and share the profits, that is joint venture. FDI based on agreement, foreign company and the local company join up hands ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे केस में एक जॉइंट वेंचर होता है। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक इन एस्टैब्लिश्ड फर्म, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो वो ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है, बी। ठीक है, सिमिलरली दिस वन क्वेश्चन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इफ वी सी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये सिर्फ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम होता है और कुछ नहीं, 100 से 200 हो गया नेशनल इनकम, बस काफी है, खुश है। अब डेवलपमेंट में नेशनल इनकम में इंक्रीज तो हुआ, प्लस पॉवर्टी रिड्यूस हुआ कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ कि नहीं, एजुकेशन सेक्टर बढ़ा कि नहीं, हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, दिस इज मल्टी डायमेंशनल। एंड यहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज उसके बारे में बात होती है, यहाँ पर रिसोर्सेज किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रिच पीपल, पुअर पीपल, क्या है, इसकी बात होती है। यहाँ पर अगर आप देखो ये ग्रोथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पहले आपका इनकम होना चाहिए तब आप किसी को कंबल बांट सकोगे, इजंट इट। तो ग्रोथ इज प्री रिक्वेसाइट एंड प्री कर्सर। ठीक है, पहले जरूरी है कि पहले हो जाए ग्रोथ, देन ओनली डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट हैपेंस आफ्टर ग्रोथ। ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। एंड ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब होगा। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है दे आर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट जैसे हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए, कितना रिच कौन है, पुअर पीपल कौन है, ये मेजर करने के लिए। एंड ये ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट है जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है, एंड ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लाइक इंडिया। ठीक है, ये डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंसेस है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन इसमें है, तो ब्रॉड है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये ग्रोथ से ज्यादा रिलेट करता है। रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, यस। सिंगल डायमेंशनली ये ग्रोथ का है।
जीडीपी, जीएनआई, पीसीआई डेवलपमेंट ने ग्रोथ के इंडिकेटर्स है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन इन जून 2024 is correct with respect to economic growth and development. Growth means an increase in real national income output. Yes. Development is multidimensional in nature. Yes. Economic development is prerequisite and प्रीकर्सर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले ग्रोथ होना चाहिए देन डेवलपमेंट। यहाँ लिखा है कि डेवलपमेंट पहले ही हो जाएगा, आपने कंबल पहले ही बांट दिया, बाद में आपका इनकम हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 and 2 ओनली, ए शुड बी द राइट आंसर। नाउ 2023 अक्टूबर में एक क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ के डिफरेंट जो एग्रीमेंट्स हैं, डब्ल्यूटीओ का मेन काम ही यही है कि एग्रीमेंट करवाओ। देयर आर 3 थिंग्स दैट डब्ल्यूटीओ सजेस्ट कि डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना से बकेट्स आ रहे हैं 50 रुपीज़ के बिक रहे हैं, बट इंडिया में जो बकेट्स है 60 रुपीज़। व्हाट विल यू बाय? चाइनीज बकेट। नो, व्हाट कैन इंडियन गवर्नमेंट डू टू प्रोटेक्ट द इंडियन? यहाँ पर तो यहाँ पे इस पे टैक्स लगा सकता है 15 रुपीज़, तो अब आप इंडियन बकेट खरीदोगे, या फिर कोटा लगा दे कि 20 बकेट से ज़्यादा इंडिया में नहीं ला सकते। या तीसरी चीज़ है कि आप इसमें ये कह दो कि क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्वालिटी कंपेयर करके। तो 3 थिंग्स, तो फर्स्ट इज टैरिफ एंड द सेकेंड वन इज कोटा। ये 3 मेथड से प्रोटेक्शनिज्म के या डी ग्लोबलाइजेशन के, या फिर प्रोटेक्ट करना इंडियन जो पीपल है उनको, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ऑल कंट्रीज। तो डब्ल्यूटीओ ने ये चीज़ें दी हैं। एंड द थर्ड वन इज नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स, तो ये 3 मेथड्स किसी एग्रीमेंट के बेसिस पे होने चाहिए, ऐसे नहीं, किसी एग्रीमेंट के बेसिस पे होने चाहिए। सारे एग्रीमेंट्स इन दैट रिगार्ड, ठीक है। किसी भी आइटम जो कहीं से आ रहा है, वी कैन से दैट इज उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। रिड्यूसिंग दिस, यस, दैट इज वन एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ ने किया। ट्रिप्स ये भी है। इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आप एक दूसरे कंट्री का जो है बोरो या फिर उसे स्टील नहीं कर सकते। सैनिटरी फाइटोसैनिटरी रिलेटेड टू नॉन टैरिफ बैरियर की किस तरीके का क्वालिटी है वो। एंड मल्टीफाइबर एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटरनेट एंड ऑल। तो यहाँ पे डी ऑल ऑफ द अबव सारे ही ऐसे एग्रीमेंट से डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क के अंडर लाए गए। अब डब्ल्यूटीओ के मेन फंक्शंस क्या है, उस पर क्वेश्चन। इम्प्लीमेंटेशन, मेनली ट्रेड को बढ़ाना, ये अगर याद रखेंगे तो विल बी इजीली एबल टू आंसर। एग्रीमेंट, मल्टीनेशनल एग्रीमेंट्स, येस। फोरम फॉर नेगोशिएशन, येस। ओवरसी मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, येस, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड पॉलिसीज, करेक्ट है। फाइनेंस टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आईएमएफ का काम है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें फाइनेंस किया था, पैसे दिए थे, ठीक है, तो आईएमएफ का काम है ये। एंड सो बी 1, 2 एंड 3 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। जब 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू इंडिया में हुआ था तो आईएमएफ ने किया था। मई 2023 एज पर द अमेंडमेंट, सीएसआर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज, कॉर्पोरेट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी में डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हो गए, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबसे रिलेटेड, कॉर्पोरेट शुड बी कंट्रीब्यूटिंग देयर प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट भाई? 3 ईयर्स, पिछले 3 ईयर्स का एवरेज जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 2% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। कहाँ लिखा है क्यों कंट्रीब्यूट करूँ? ये लिखा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में एंड शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 7 में सारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो दिया है। नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे? दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस पहले था, यानी कि आपको जेल भी हो सकती थी, पेनल्टी भी लग सकता था, मनी। बट अब ये सिविल ऑफेंस हो गया है अमेंडमेंट करके, आपको अब जेल नहीं होगी बट पेनल्टी होगी। अब कितना पेनल्टी होगा अगर नहीं किया? तो कंपनी को 1 करोड़ रुपए तक देना पड़ता है मिनिमम, और जो ऑफिसर्स है जिनके वजह से ये हुआ तो 2 लाख रुपया एटलीस्ट पेनल्टी आपको पे करना। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू सीएसआर आई हैव टोल्ड यू, एंड ये एसडीजीज को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज दिस, इट इज अ नॉन कंप्लायंस क्या होता है? इट इज अ सिविल रॉन्ग, हमने बता दिया। पेनल्टी कितना कितना है? 1 करोड़ फॉर द कंपनी एंड 2 लाख फॉर द डिफॉल्टिंग ऑफिसर। तो दैट इज वाई डी वुड बी द राइट आंसर, यहाँ पे बी सही है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल बी में चलते हैं। यहाँ देखिए लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, बाकी चीज़ें कॉमन रखते हुए, अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे खरीदना नहीं चाहेंगे, डिमांड उसका कम होने लगेगा, ठीक है, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स है उसमें। तो दैट इज वाई दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड का, कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। लेट से आपका उससे झगड़ा हो गया जो सस्ता बेच रहा है, तो आप महंगे वाले से ही ले लोगे, छोड़ो मेरा ईगो हर्ट होता है, आई वोंट गो देयर, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी सही जवाब है, बाइंग लेस। सेम क्वेश्चन अक्टूबर एंड जून में पूछा हुआ है। अब यहाँ पूछा जा रहा है रिलेटेड टू डिफरेंट डेफिनेशंस, ठीक है। तो डेफिनेशंस की बात करें, 3 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द, किसके डेफिनेशन? इकोनॉमिक्स के।
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। सेकंड इज वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर। एंड तीसरा डेफिनेशन है रिलेटेड टू द स्केर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय लियोनेल मेसी, नहीं रॉबिन्स। ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। एंड दिस इज द स्केर्सिटी डेफिनेशन कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो काफ़ी स्केर्स है, यानी कि 10,000 रुपये में आपको सब कुछ करना है। बहुत कुछ किया जा सकता है बट सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि अभी मेरा प्रेफरेंस क्या है, व्हाट आई हैव टू डू। स्केर्सिटी डेफिनेशन इज दैट। एंड्स एंड मीन्स डेफिनेशन भी कहा जाता है, यानी कि एंड्स हमारे वांट्स जो बहुत है बट मीन्स रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। तो इकोनॉमिक्स साइंस और रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, ये क्या है स्केर्सिटी डेफिनेशन। स्केर्सिटी डेफिनेशन दिया किसने है, लियोनेल रॉबिन्स। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस मई एंड जून में पूछे हुए हैं। अब ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मनी पे क्वेश्चन। वेलोसिटी मीन्स आप अगर देखो तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, ये पेन है, ये इसका जो कॉस्ट है, टी शर्ट इसका जो कॉस्ट है वो बार बार लेट्स से आई एम बाइंग 100 रुपीज़, मैंने ये पेन वाले को दिया और फिर वो 100 रुपीज़ वो पेन वाले ने किसी तरह किसी और को दिया और मेरे पास आ गया, मैंने फिर टी शर्ट खरीदा उसी 100 रुपीज़ से। तो सेम 100 रुपीज़ यू कैन यूज़ अगेन एंड अगेन, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी कि कितना फ्रीक्वेंसी से वो यूज़ हो रहा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सारे जो प्रोडक्ट्स है उनका कॉस्ट अगर हम जोड़ दें, प्रेजेंट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी, उसको अब ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी यानी कि कितना मनी अवेलेबल है इन द बैंक्स, डिपॉजिट्स एज वेल एज करेंसी जो पब्लिक के पास है वो जो अवेलेबल है। अब वो जब प्रोडक्ट्स खरीदने में लगता है तो वो और मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सेम 100 रुपये नोट बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो उनका एक रेशियो निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा आपका। तो नॉमिनल जीडीपी बाय ब्रॉड मनी इज द रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पर सिमिलरली यूनिट ऑफ करेंसी कितना फ्रीक्वेंसी से इकोनॉमी में मूव कर रहा है, कितना हैंड्स चेंज कर रहा है, तो दैट विल बी गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ मनी। अब इसी तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर इज रेशियो ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। मल्टीप्लायर ऐसा कुछ नहीं होता, मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी, यानी कि अकाउंट्स वगैरह में कितने पैसे हैं, डिपॉजिट्स वगैरह में पूरा वो अलॉन्ग विद करेंसी विद पब्लिक एंड आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट कितने, एंड द रिजर्व मनी यानी कि फ्रेशली प्रिंटेड मनी कितना है, इनका रेशियो जो है उसे हम मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं, गिवन बाय मिल्टन फ्रेडमैन एंड एना क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये है। अब आगे हम देख रहे हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। दो थियरीज ऑफ इंटरेस्ट है, क्लासिकल एंड लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी इज गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। इस थियरी में ये कहते हैं कि देयर आर टू एसेट्स इन एन इकोनॉमी, या तो लिक्विड फॉर्म में आप मनी रखेंगे या तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज करेंगे। तो अगर बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो ऐसे केस में यू विल बी कीपिंग मोर मनी इन द बॉन्ड्स ओनली। लिक्विड फॉर्म में आपके पास मनी कम रहेगा एंड बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट कम है तो आप जो लिक्विड मनी है वो ज़्यादा रखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप लिक्विडिटी प्रेफरेंस का आता है, दैट इज व्हाट इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। अब यहाँ पे ये थियरी किसने दिया है, ठीक है, गिवन बाय हुम अगेन द क्वेश्चन। सो डी जॉन मेनार्ड कीन्स, ये सही है। okay, then different phases of business cycle, as we know we have four main phases, boom phase, फिर उसके बाद recession phase, depression and then recovery। ठीक है, boom phase है जब नीचे जाने लगता है, recession नेगेटिव में चला गया, depression and then recovery ऐसे वापस रिकवर हो रहे थे। तो कोविड के टाइम पे ये हुआ था, नीचे जाने लगा, नेगेटिव में चला गया था एंड अब हम रिकवर कर रहे हैं, तो दैट इज बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डाउनवर्ड टेंडेंसी आफ्टर रीचिंग अ पीक। ठीक है, तो ये हो गया पीक, बूम फेज, एंड डाउनवर्ड टेंडेंसी क्या है, रिसेशन। एंड यहाँ इमीडिएटली आफ्टर बूम फेज क्या आता है ये पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज रिसेशन ए। ठीक है, अब इसके अलावा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे क्वेश्चन है। तो बैंक्स अगर आरबीआई के साथ लोन खेलना चाहते हैं तो ऐसे केस में उनको एक फैसिलिटी दिया गया जिसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स है। फर्स्टली इफ दे वांट टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई तो रेपो रेट, रीपर्चेस रेट के थ्रू वो बोरो कर सकते हैं, ये इंटरेस्ट रेट। तो बैंक ने पैसा लिया एंड बैंक ने अपना कोलेटरल वहाँ पे रख दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, लोन लेने पे कोलेटरल रिक्वायर्ड होता है तो वो कोलेटरल रख दिया। अब ये कोलेटरल लेने के बाद एक्चुअली वी कैन से कि आफ्टर सम टाइम इट विल बी रीपर्चेस्ड। ठीक है, तो वो रीपर्चेज जो किया जा रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि रेपो रेट पे वो किया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल 1 डे का ट्रांजैक्शन होता है। अब लेट्स से इससे ज़्यादा का आपको जो है मनी लेना है, 1 करोड़ रुपए ले लिए बट इससे ज़्यादा बोरो करना है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू वो होगा। ठीक है, तो रेपो रेट प्रेजेंटली कितना है वो भी देख लीजिएगा एंड एमएसएफ का रेट कितना है। तो प्रेजेंटली इट इज 6%, एमएसएफ इज 6.25%
एंड अगर बैंक को अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखना है तो विदाउट कोलेटरल आरबीआई अलाउस दिस थ्रू अ फैसिलिटी कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका इंटरेस्ट रेट 5.75% होता है। तो यहाँ पूछा गया एलएफ कॉरिडोर एट प्रेजेंट डिटरमाइंड बाय एमएसएफ एट दैट अपर बैंड। ये सबसे हाईएस्ट रेट जो एमएसएफ का है। एचडीएफ इज लोअर बैंड, यस सबसे नीचे एचडीएफ है। रेपो रेट इज सेंटर, यस तीनों चीजें करेक्ट है, तो डी इज द राइट आंसर। लोअर एंड अपर बैंड कौन से? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अक्टूबर में। द लोअर इज एचडीएफ, अपर बैंड इज एमएसएफ, सो बी विल बी द राइट आंसर। अब सेम एमएसएफ जैसा एक और रेट होता है जिसे हम बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट पे भी बार बार क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपको 28 डेज, किसी बैंक को 28 डेज के लिए बोरोइंग करनी है तो बैंक रेट के थ्रू कर सकते हैं। एंड द इंटरेस्ट रेट इज सेम एज एमएसएफ। इसे हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं बिकॉज बैंक रेट पे जो कोलेटरल है वो डिस्काउंटेड बिल्स का लगता है। अब एमसीएलआर इज वन काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट जो जिस फॉर्मूला पे बेस्ड है, दैट इज एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। इसमें चार चीजें आती हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो बैंक को लगा वो सारा पैसा इकट्ठा करने में, फिर लोन में दे रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट जो वो कैलकुलेट कर रहा है दैट इज बेस्ड अपॉन मार्जिनल कॉस्ट। देन सीआरआर, यानी कि अगर सीआरआर मेंटेन कर रहा है बैंक आरबीआई के पास तो आरबीआई को इंटरेस्ट तो देता नहीं बैंक को, ठीक है। टू रिजर्व्स वी नो सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन किए जाते हैं। तो सीआरआर मेंटेन करने पे आरबीआई कुछ इंटरेस्ट अमाउंट तो दे नहीं रहा, तो हम कस्टमर से ही वसूलेंगे वो पैसा। दैट नेगेटिव कैरी ऑन। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम इज लॉन्ग टर्म का जो लोन से बैंक अगर दे रहा है तो उस पर जो लॉस हो रहा है दैट इज बीइंग रिकवर्ड ओवर हियर। सो ऑल ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ एमसीएलआर, सो डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ एमसीएलआर कौन कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ लोन्स के लिए इशू किया जाता है ये पूछा जा रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट कौन कौन से टाइम पीरियड के लिए बैंक को इशू करना होगा, कौन से लोन टेनोर्स के लिए। तो यहाँ पर 3 मंथ, 1 मंथ एंड 6 मंथ एंड इवन 9 मंथ्स के लिए इशू किया जाता है बट नॉट फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। किसके लिए नहीं किया जा रहा है तो 2 मंथ्स इज द राइट आंसर। रेपो ऑपरेशन हमने देख लिए। अब टर्म रेपो ऑपरेशन वो होता है, ये 1 डे का होता है। टर्म रेपो इज 7, 14 एंड 28 डेज का होता है। लॉन्ग टर्म रेपो इज फॉर 1 to 3 years एंड एलटीआरओ कहते हैं इसे। एंड टीएलटीआरओ इज अ टारगेटेड लॉन्ग टर्म, 1 to 3 years के लिए लोन दो एंड इट इज टारगेटेड, यानी कि आप जो बैंक है उसको वो लोन ले रहे हैं एंड वो लोन जाता है टू सर्टेन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो कंपनीज का थोड़ा अच्छा जो है ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है इसमें ये कोविड के टाइम पे किया गया था टीएलटीआरओ का, एंड सेकंड फेज में कितना अमाउंट जो है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एनबीएफसीज में जा रहा है, इस तरीके से पूछा गया है। तो सेकंड फेज में जब ये टीएलटीआरओ किया गया था तो 50% लोन्स स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, इस तरीके से कहा गया था। तो बी इज द राइट आंसर। एलटीआरओ को टाइम पीरियड कितना ये पूछा जा रहा है, अभी अभी हमने देखा कितना है 1 to 3 year, बी इज द राइट आंसर। मई एंड जून में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ देखिए बैंक रेट से रिलेटेड पूछा हुआ है। बैंक रेट हमने कहा बैंक रेट हमेशा सोचते रहता है कि वाई आई एम नॉट फेमस लाइक पॉलिसी रेपो रेट। तो द रीजन इज कि बैंक रेट, अब रेपो रेट देखिए ईबीएलआर नया जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू रेपो रेट के बेसिस पर ही बैंक के इंटरेस्ट रेट सेट होते हैं। रेपो रेट पे थोड़ा स्प्रेड ऐड कर लो एंड दैट विल बी योर इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट के अलावा 3 मंथ एंड 6 मंथ ट्रेजरी बिल के यील्ड भी इसमें आते हैं एज अ स्टैंडर्ड। तो रेपो रेट तो इतना फेमस, रेपो रेट चेंज करो बाकी इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो जाएंगे, बट बैंक रेट ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इससे जुड़ा नहीं है। यस दिस इज वन रीजन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिमिटेशन रीजन नहीं है जिसकी वजह से बैंक रेट फेमस नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से बैंक रेट फेमस नहीं है। साथ में बैंक रेट काफी हाई इंटरेस्ट है, तो लो इंटरेस्ट पे हमें रीफाइनेंस के थ्रू बाकी इंस्टीट्यूशंस लोन दे ही रहे हैं तो बैंक रेट पे क्यों लेंगे। एंड बैंक रेट पे बिल मार्केट यानी कि डिस्काउंटेड बिल्स को यूज करना होता है, तो वो तो बैंक्स के पास जनरली ज़्यादा होते नहीं है, तो बैंक रेट पे वो लोन लेते नहीं। ये तीनों रीजन है, बट फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बैंक रेट बाय आरबीआई अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, ये कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से बैंक रेट फेमस नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। अब बैंक रेट, डिस्काउंट रेट किसे कहा जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बैंक रेट सी, इसको डिस्काउंट रेट कहा जाता है। 2023 में प्राइमरी डेफिसिट पे क्वेश्चन था, तो प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट डेफिसिट हमने देखा अगर 10,000 एक्सपेंडिचर है 5,000 इनकम है, ऐसे केस में 5,000 इज द डेफिसिट। अब कई बार ये जो 10,000 एक्सपेंडिचर इसमें देखा जाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो तो बाद में करना है, उसका अभी क्यों बात करना, तो रिमूव द इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो वैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं इसे, ये पूरा जो डेफिसिट हमारा बन रहा है इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दो, सो दैट विल बी कॉल्ड द
प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट जहां पर भी हटा देते हो, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का डिफरेंस को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। एंड रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए उसमें भी जो कमी होती है, उसमें से जो ग्रांट्स दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर्स को ग्रांट्स दिए सो दैट यू कैन यूज इट। तो वो ग्रांट्स अगर कैपिटल एसेट्स यानी कि वो स्कूल बिल्डिंग ये सब खड़ा करने के लिए ग्रांट्स यूज कर रहे हैं तो कैपिटल बजट में जाना चाहिए, रेवेन्यू में क्यों है, तो रेवेन्यू से हटाओ और कैपिटल में डालो तो वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट वो हटाते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब अगेन प्राइमरी डेफिसिट पे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दीज वर योर क्वेश्चंस एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एग्जाम के अच्छे तरीके से डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन वी हैव वेरी गुड इनिशिएटिव्स और कोर्सेज ऑन आवर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप एडुटैप टाइप कर सकते हैं इन द गूगल एंड वहाँ पर आप जैब कोर्सेज सर्च कर सकते हैं एंड यू विल बी फाइंडिंग दीज। अगर आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रिपरेशन करनी है एंड यू नीड ईच मॉड्यूल का रिकॉर्डेड वीडियो, आपको एक वीडियो दे दिया जा रहा है बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में, आराम से आप उस वीडियो को देख के वो पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए। चारों कंपोनेंट्स का है एंड इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में भी हमारे बैंकर कैप्सूल कोर्सेस हैं। अब इसमें इसके अलावा अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू ये कंप्लीट करना है तो सुपर क्रैश कोर्स जिसके लाइव क्लासेस 28 से स्टार्ट हो रहे, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। एंड इसमें लाइव क्लासेस आपको लाइव क्लास के थ्रू चारों कंपोनेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ में आपको नोट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन ये जो सुपर क्रैश कोर्स है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट। तो आप यहाँ पर आकर इवन कोड यूज कर सकते हैं बैंकर एंड यू विल बी गेटिंग द 82% discount. So wishing you all the best. I hope these repeated questions will help you. Thank you so much and prepare really well with high confidence. Thanks a lot. Take care.